नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि लकवा मरीज़ यानी पैरालाइज पेशेंट्स को गर्मियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किससे वो एनर्जाइज रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, साथ में जो गर्मी के कारण होने वाला नुकसान है उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम की, तो गर्मी के मौसम के आते ही सबसे पहला बदलाव आम एक व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या आता है। मैं यहाँ पर पैरालाइज पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी मेरी सबकी लाइफ के चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला बदलाव क्या आता है कि सर्दियों में हम खाना काफ़ी अच्छे से खाते हैं, तीनों टाइम खाते हैं, पेट भर के खा पाते हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ गर्मियों में हम खाना बिल्कुल कम खा पाते हैं, न के बराबर खा पाते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं और हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है, डाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट देखने को क्या मिलता है कि व्यक्ति का वज़न गिरने लग जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर लकवे के मरीज़ की या पैरालाइज पेशेंट की, तो उसके लिए समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, गंभीर हो जाती है। तो इस समस्या से अपने उस पेशेंट को बचाए रखने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ डाइट प्लान्स शेयर करूंगा। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या सेवन करते हैं। हम सेवन करते हैं नाश्ते का। तो नाश्ते में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है? आप खा सकते हैं सूजी से बना उपमा, या आप सूजी के चीले घर पे बना सकते हैं जिसमें तेल भी न के बराबर लगता है अगर आप नॉनस्टिक पैन पे बनाते हैं। खाने में आसान होता है, डाइजेस्टिव होता है और इसी के साथ साथ आपको ये पूरी एनर्जी देता है, जो हमारे एक पैरालाइज पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो वो है साबूदाना। साबूदाने की आप खीर बना सकते हैं। इवन थर्ड ऑप्शन है राइस, आप राइस से भी खीर बना सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन जो मैंने आपको खीर के लिए बताई, इस पर मैंने जोर थोड़ा ज़्यादा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूध है वो अपने आप में ही एक कंप्लीट फूड होता है, और जब आप दूध के साथ साबूदाना मिला रहे हैं या दूध के साथ आप चावल की जो खीर बना रहे हैं, उससे आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी मिलेगी, आप एक्टिव रहेंगे, डाइजेशन में आसान होता है, और एनर्जी मिलने के साथ साथ जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आप एक्सरसाइज भी प्रॉपर करेंगे, और एक्सरसाइज की वजह से आपके डाइजेशन में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इन तीन के बाद अगर हम चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वो है रोटी। अब रोटी, बहुत सारे पेशेंट जब भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका एक सवाल होता है या ये कहना होता है कि सर रोटी ना खाई नहीं जाती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, चाहे हम होम्योपैथी की बात करें चाहे किसी और की बात करें, एक पैरालाइज पेशेंट के लिए नमक, तला और घी, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अवॉइड होती हैं सख्त रूप से। तो जब ये अवॉइड होती हैं तो सूखी रोटी किसी दाल या सब्जी के साथ खाना काफ़ी मुश्किल होता है एक पैरालाइज पेशेंट के लिए। तो वहाँ पर अगर आप इसको खा पाते हैं तो ठीक, नहीं खा पाते तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने पाँचवें ऑप्शन पे, और पाँचवा ऑप्शन है स्मूदी। स्मूदी भी अगेन क्या है? आपका दूध है और दूध के साथ आप फल को जब मिक्स कर देते हैं, जैसे अगर आपने दूध में केले डाले और उसको ग्राइंड कर दिया तो वो क्या बन गया? स्मूदी बन गया। पीने में आसान होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है, डाइजेस्ट आराम से हो जाता है, और जब आप एनर्जेटिक है तो आप अपने काम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। यानी हमारा जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करता है, उसकी ये शिकायत नहीं होती कि वो लो ऑफ एनर्जी है या उसे थकावट फील हो रही है या उसका एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ आप चाहें तो इसमें मार्केट में जो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं आप थोड़ा सा वो ऐड कर सकते हैं डॉक्टर से एडवाइस लेके। इससे क्या होगा, जो उनका एनर्जी लेवल है वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन एक्सरसाइज के बाद जो मसल रिपेयर है वो काफ़ी अच्छा उनका हो पाएगा। इन सभी सवालों का जो मैंने अभी आपको जवाब दिया, आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आया है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और सवालों की, जो कॉमन सवाल हमसे पेशेंट्स पूछते हैं, तो उनमें से एक पहला होता है कि क्या हम ठंडा पानी पी सकते हैं या नहीं, और या हम एसी में बैठ सकते हैं या नहीं। मैं दोनों सवालों का आपके जवाब देता हूं डिटेल से समझा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं ठंडे पानी की। देखिए, ठंडा पानी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ये हम जानते हैं, लेकिन गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, स्वेटिंग होती है, और अगर आप कहीं बाहर आते जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं तो दिक्कत आपको ज़्यादा है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक पैरालाइज पेशेंट के लिए, तो पैरालाइज पेशेंट को ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें आप मटके का पानी पिए या रूम टेम्परेचर का पानी पिए, ये आपको नुकसान नहीं करेगा।
इसी के साथ साथ एक और सवाल था कि क्या हम एसी में बैठ सकते हैं। देखिए, आप एसी में बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, यानी वो 16-18 पे नहीं होना चाहिए। आप उस टेम्परेचर को कम से कम 25 से शुरू करें। मान लेते हैं अगर कमरा काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो आप 25 से शुरू करें। 25 डिग्री के टेम्परेचर पर आप उसके आधे घंटे बाद देखेंगे कि रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया है। आप उसका एक लेवल फिर बढ़ा दें, यानी उसे 26 पे कर दें और फिर एक घंटे बाद 27 पे। इससे क्या होगा कि आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो सुहावना हो जाएगा, यानी ना आपको ज़्यादा पसीने आएंगे, ना आपको गर्मी लगेगी, एक अच्छा सा टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो बेड सोर की प्रॉब्लम है उससे बचे रहेंगे। साथ ही साथ आप ड्राई रहेंगे और आप एसी में भी बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर बैठते हैं तो वहाँ पर मांसपेशियों में, मसल्स में अकड़न होना, ऐंठन होना, यानी स्पास्टिसिटी आना बढ़ जाती है, जो एक पैरालाइज पेशेंट के लिए समस्या का कारण बन सकती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीज़ें डिटेल से समझ आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।